हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे और भी काफ़ी कुछ देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ आप लोगों को याद तो होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं। न्यूटन्स थर्ड लॉ मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद रहता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। यस, इट इज़ ईजी, बट ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा डेप्थ में समझना ज़रूरी है। सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना काफ़ी नहीं है, ठीक है। थोड़ा और डेप्थ में समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं होगा तो बाद में जाके प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑल्सो यू विल फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्शन है लेकिन रिएक्शन नहीं है। इफ देयर इज एक्शन देयर हैज टू बी रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आप एक पॉइंट याद रख सकते हो, फोर्सेस always exist in pairs, ठीक है। फोर्स हमेशा पेयर रहता है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एक को हम लोग कहते हैं एक्शन, दूसरे को हम लोग कहते हैं रिएक्शन। और क्लियर होगा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए, ये मान लेते हैं बॉडी ए, ठीक है, एंड दिस इज बॉडी बी, ठीक है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। तो मान लेते हैं ए ने बी पे फोर्स एक्सर्ट किया, एफ बी ए वेक्टर। व्हाट इज दिस? इसको कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स? Force exerted on B by A, force exerted on B by A, ठीक है। एंड B ने A पे फोर्स एक्सर्ट किया, B ने A पे फोर्स एक्सर्ट किया, F A B वेक्टर। इसको कैसे रीड करेंगे? फोर्स एक्सर्टेड ऑन A by B। क्लियर? ये याद रखना स्टूडेंट्स। आप चाहो तो लिख के भी रख सकते हो, लिख के रखना ज्यादा अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए एंड दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी, ठीक है। बी ने ए के लिए इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया और ए ने बी के लिए इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया। क्लियर? क्लियर? तो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को शायद याद है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। To every action there is always an equal and opposite reaction। यहां पे मैं always को मार्क करूंगा, equal को मार्क करूंगा and opposite को भी मार्क करके रखूंगा, ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसको एक्शन बोलोगे तो ये हो जाएगा रिएक्शन, या आप इसको एक्शन बोलोगे तो ये हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया? यहां पे दोनों में से किसी को भी आप एक्शन बोल सकते हो तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रिएक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन होता है उसके बाद रिएक्शन आता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन स्टूडेंट्स दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट होता है, एक ही साथ एक्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्शन होता है उसके बाद जाके रिएक्शन एक्ट होता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन दोनों एक ही साइमल्टेनियसली एक्ट होता है, एक ही मोमेंट में एक्ट होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। So from Newton's third law, force exerted on B by A
इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी। ठीक है, बी ए के लिए जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बॉडी बी के लिए भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इक्वल क्या समझा रहा है? इक्वल समझा रहा है मैग्नीट्यूड। क्या इक्वल है? मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्स का क्या इक्वल है? मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, यहां पे एक नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन ये समझा रहा है, यस magnitude of these two forces is equal but they are in opposite direction। ये नेगेटिव साइन ये समझा रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन acts in opposite direction, acts along opposite direction। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर। तो क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि ए ने बी पे फोर्स एक्सर्ट किया और बी ए पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए ने बी पे फोर्स एक्सर्ट किया और बी ने ए पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ए ने बी पे फोर्स एक्सर्ट किया, अगर बॉडी ए ने बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट किया, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स एक्सर्ट करेगा ही। क्या किसको मैंने मार्क किया? किसको मैंने अंडरलाइन किया? ऑलवेज। देयर टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन। क्लियर। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन। ये चीज याद रखना है। इक्वल एंड ऑपोजिट तो याद रखेंगे, लेकिन ये वाला चीज स्टूडेंट्स मिस कर जाता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन। ठीक है, और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोर्ड में कुछ एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। ठीक है, बोर्ड में कुछ एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, लेट्स से 5 न्यूटन। ठीक है, मैं बोर्ड में कुछ एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं 5 न्यूटन। तो फ्रेंड्स, साइमल्टेनियसली उसी वक्त बोर्ड भी मेरे हाथों पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, मैं अगर बोर्ड पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं 5 न्यूटन, बोर्ड भी मेरे हाथ पे फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है? 5 न्यूटन। सो इक्वल हुआ। एंड मेरा फोर्स अगर इस ओर है तो मेरे हाथ पे किस ओर फोर्स लग रहा है? इस ओर। एक्शन एंड रिएक्शन किस ओर होता है? ऑपोजिट होता है। और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखते हैं, एकदम धीरे धीरे, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। नंबर वन, Newton's third law of motion is applicable irrespective of the nature of the forces। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस फोर्स में एक्ट करता है। मतलब नेचर ऑफ द फोर्सेस मतलब फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक नेचर ऑफ फोर्स सेटिस्फाई करता है और दूसरा नेचर ऑफ फोर्स सेटिस्फाई नहीं करता। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हर एक नेचर ऑफ फोर्स सेटिस्फाई करता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, वो न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है, वो क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल बोला, न्यूक्लियर बोला ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। तो हर एक नेचर ऑफ फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ हर एक फोर्सेस में, हर एक नेचर ऑफ फोर्सेस पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट नंबर टू, एक्शन एंड रिएक्शन always act on different bodies। स्टूडेंट्स, एक्शन एंड रिएक्शन कभी भी एक बॉडी में एक्ट नहीं करता, दो अलग बॉडी में एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर एक्शन ए पे, इफ दिस इज एक्शन देन दिस इज रिएक्शन। एक्शन किस पे एक्ट हो रहा है? ए पे। तो रिएक्शन किस पे एक्ट हो रहा है? बी पे। एक ही बॉडी में कभी एक्शन एंड रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल भी दिया था
कि मैंने बोर्ड पे फोर्स एक्सर्ट किया 5 न्यूटन, तो बोर्ड ने भी मेरे हाथ में फोर्स एक्सर्ट किया 5 न्यूटन। तो दो फोर्स है, एक्शन एंड रिएक्शन। एक एक्ट हो रहा है बॉडी पे, सॉरी बोर्ड पे, और दूसरा एक्ट हो रहा है मेरे हाथ पे। क्लियर, समझ में आया? सो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी में कभी भी एक्शन रिएक्शन एक्ट नहीं होता। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3, द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, the forces of action and reaction cannot cancel each other. The forces of action and reaction cannot cancel each other. कैसे कैंसिल करेगा? ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। कहां पे दिखाओ, कहां पे दिखाओ? यहां पे दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी। दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कब कैंसिल होता है? कंसेंट्रेशन, मतलब आप लोगों का कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए स्टूडेंट्स। दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल कब होता है? जब एक ही बॉडी में एक्ट करता है, जब एक ही बॉडी में एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन, कैंसिल हो रहा है। क्यों? ये दोनों फोर्स कैंसिल हो रहा है, क्यों? दे आर इक्वल, दे आर ऑपोजिट, and they are acting on a same body, they are acting on a same body। एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहा है, दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? ठीक है। एक्शन रिएक्शन, यस दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है स्टूडेंट्स कि एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो कैंसिल क्यों नहीं करता? तो स्टूडेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, सही है, लेकिन वो एक बॉडी में एक्ट करना पड़ेगा ना, तब जाके कैंसिल होता है। ठीक है। एंड एक्शन रिएक्शन तो एक बॉडी पे एक्ट ही नहीं होता। ठीक है। दिस इज बॉडी ए एंड लेट दिस बी बॉडी बी। इस पे फोर्स लग रहा है F, इस पे फोर्स लग रहा है F, तो ये दोनों कैंसिल कैसे हो जाएगा? दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ये दोनों कैंसिल कैसे हो जाएगा? यस दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, लेकिन कैंसिल कैसे होगा? कैंसिल होने के लिए स्टूडेंट्स एक ही बॉडी में एक्ट करना पड़ता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। जैसे कि यहां पे, ठीक है, दिस इज अ केस जहां पे 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन कैंसिल होगा, बिकॉज दे आर इक्वल, दे आर ऑपोजिट, और एक ही बॉडी में एक्ट हो रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट तो होता है, लेकिन बिकॉज दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट होता है, इसलिए कैंसिल नहीं होता है। तो क्या लिखा हम लोगों ने? द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन cannot cancel each other। Clear students? Clear? समझ में आ गया? Next number 4, both action and reaction are of same nature। ये पॉइंट तो स्टूडेंट्स हर एक बुक में लिखा भी नहीं रहता है। ठीक है। both action and reaction are of same nature। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि यहां पे, यही एग्जांपल पे मैं समझा रहा हूं कि A ने B पे फोर्स एक्सर्ट किया दिस वन, एंड B ने A पे फोर्स एक्सर्ट किया दिस वन। स्टूडेंट्स ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों में से एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दूसरा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोला पॉइंट नंबर 4 में कि एक्शन एंड रिएक्शन अलग नेचर का नहीं हो सकता। एक्शन एंड रिएक्शन अलग नेचर का नहीं हो सकता। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है। अगर एक्शन न्यूक्लियर फोर्स है तो रिएक्शन भी न्यूक्लियर फोर्स होगा। अगर एक्शन कांटेक्ट फोर्स है तो रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स होगा। कांटेक्ट फोर्स लेकर टेंशन नहीं लेना है, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन का अलग अलग नेचर नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? एक्शन एंड रिएक्शन का अलग अलग नेचर नहीं हो सकता, दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों का नेचर सेम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया होगा आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट याद रखना काफी नहीं है, और भी काफी कुछ आपको समझना है। समझ में आया ना सब कुछ? स्टूडेंट्स अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज वेट ऑफ ए बॉडी। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि इस बॉडी का वेट है 700 न्यूटन, या इस बॉडी का वेट है
500 न्यूटन, इस बॉडी का वेट है 20 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले वेट इज ए फोर्स, वेट इज ए फोर्स। वेट क्या है? वेट इज ए फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि हर एक बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अर्थ नीचे अट्रैक्ट करता है। हर एक बॉडी को अर्थ सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि हर एक बॉडी को अर्थ नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है। एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक बॉडी जिसका मास मान लेते हैं m, एक बॉडी जिसका मास मान लेते हैं m, उसको अर्थ कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज वेट ऑफ दिस बॉडी। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी तो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, मैं अर्थ के लिए जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा हूं, दैट इज वेट ऑफ माई बॉडी, ठीक है। कोई भी बॉडी जिसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, वो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू द अर्थ, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। नाउ ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट force equals to mass multiplied by acceleration, force equals to mass multiplied by acceleration, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? मास के जगह पे मास, ये एक बॉडी लिया मैंने जिसका मास क्या m, तो मास के जगह पे मास, और एक्सीलरेशन के जगह पे क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ना आप लोगों को पता होगा, मैंने भी पहले पढ़ाया, जब मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया तब मैंने इसके बारे में बात किया था कि अगर आप बहुत हाइट पे नहीं हो, अगर आप बहुत हाइट पे नहीं हो, then you can consider this acceleration due to gravity as constant and its value is 9.8 meter per second square on the earth surface या at the sea level, ठीक है, ठीक है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो मास के जगह पे मास, इफ इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सीलरेशन के जगह पे आ जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक बॉडी, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक बॉडी जिसका मास है m, उसको अर्थ कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? आंसर इज mg, आंसर इज mg। एक बॉडी जिसका मास है m, उसको अर्थ कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? mg, और उसी को हम लोग कहते हैं वेट। तो फोर्स के जगह पे मैंने लिखा वेट। सो वेट इज ए फोर्स, सबसे पहले तो ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन है कि वेट इज मास, वेट इज नॉट मास, वेट इज अ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं वेट। तो एक बॉडी जिसका मास है m, उसका वेट क्या है? mg, क्लियर, याद रहेगा। एक बॉडी जिसका मास है m, उसका वेट क्या है? mg। स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या? वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी का वेट का मतलब क्या? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स with which a body is attracted towards the center of the earth, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं एक बॉडी का वेट है 20 न्यूटन, इसका मतलब क्या है कि वो अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, क्लियर, समझ में आया। एक बॉडी जिसका मास m, उसका वेट कितना? mg, क्लियर, याद रहेगा ना स्टूडेंट्स? हाँ सर, क्यों नहीं, ठीक है। अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉडी जिसका वेट है 5 न्यूटन, जिसका वेट है 5 न्यूटन, जस्ट कंसीडर कर रहा हूं या ऐसे ही लिख रहा हूं 10 न्यूटन। ये एक बॉडी है जिसका वेट क्या है? 10 न्यूटन।
नेक्स्ट ध्यान से स्टूडेंट्स, इस बॉडी को अर्थ कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? इस बॉडी को अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? आंसर इज 10 न्यूटन. नाउ माय क्वेश्चन इज, अर्थ इस बॉडी के लिए कितना फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स दिस बॉडी? ठीक है, दिस बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग 10 न्यूटन ड्यू टू अर्थ. व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ माय क्वेश्चन इज, ये बॉडी तो 10 न्यूटन एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू अर्थ. अर्थ इस बॉडी के लिए कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? अर्थ इस बॉडी के लिए कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? क्या है स्टूडेंट्स आंसर? आंसर इज 10 न्यूटन ओनली. सबसे पहले तो आपका शायद ये कंफ्यूजन होगा, हाँ मैं भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये बॉडी, अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है विथ 10 न्यूटन और ये बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है विथ 10 न्यूटन. अभी तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पर क्या आया? इफ देयर इज एक्शन देयर हैज टू बी रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन. इसको एक्शन बोलेंगे तो अर्थ जो एक्सपीरियंस करेगा इस ओर, दैट विल बी रिएक्शन. समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? आया? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अभी हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स किसको कहते हैं. क्या फोर्स? नॉर्मल फोर्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट देखते हैं. नॉर्मल फोर्स एक्ट्स whenever two bodies are in contact. ठीक है, so students, normal force is a contact force. Normal force is a contact force और इसका और एक नाम भी है normal reaction. Normal reaction. तो स्टूडेंट्स जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आता है तब एक फोर्स एक्ट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन. टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, मैं हूं समझाने के लिए. तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, आप लोगों को दिख रहा है. ठीक है, क्या इस बॉडी ने किसको, किसी के कांटेक्ट में है? क्या ये बॉडी किसी के कांटेक्ट में है? आंसर इज यस. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में है. ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में है. तो कांटेक्ट में अगर है तो कांटेक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स तो रहेगा. क्लियर? कांटेक्ट में अगर है तो कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं, वो रहेगा. ठीक है, ठीक है. तो क्या लिखा हम लोगों ने? पहला पॉइंट एक बार अच्छी तरह से देखिए. नॉर्मल फोर्स कब एक्ट होता है? नॉर्मल फोर्स एक्ट्स व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट. अगर कांटेक्ट हुआ तो नॉर्मल फोर्स रहेगा. ठीक है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स थोड़ा फ्री करके देखते हैं बॉडी को. सो ये है बॉडी और ये है सरफेस. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस बॉडी पे ध्यान से सुनना है. तो थोड़ा और सरफेस को नीचे दिखा देता हूं जिससे कि क्लियरली. सो दिस इज द सरफेस, दिस इज द बॉडी. मैं इसी फिगर को यहां पे अलग करके दिखा रहा हूं. अलग है नहीं, अलग करके मैं दिखा रहा हूं कि जब ये दो फोर्स, सॉरी, जब ये दो सरफेस कांटेक्ट पे रहेगा तो क्या आ जाएगा? कांटेक्ट फोर्स. इसने इसको फोर्स एक्सर्ट किया N और इसने भी इसको फोर्स एक्सर्ट किया N. ऑब्वियसली एक्शन है तो रिएक्शन रहेगा, एक्शन है तो रिएक्शन रहेगा. समझ में आया कि नहीं? ये दोनों टच हुआ ना, ये बॉडी और हॉरिजॉन्टल सरफेस टच हुआ ना, तो इस बॉडी ने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट किया N और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस ने इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया N. क्लियर?
समझ में आया? और इसी फिगर को मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं जस्ट, ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जस्ट आपको शो कर रहा हूं। बॉडी को और सरफेस को सचमुच में अलग नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको अलग ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है, समझ में आया? और क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी is equal to the number of points or surfaces in contact. एक बॉडी पे स्टूडेंट्स कितना नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा वो डिपेंड करता है वो बॉडी कितने सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में है या कितना पॉइंट्स के साथ कांटेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल लेट दिस बॉडी, इसका नाम कुछ दे देते हैं ए, ठीक है, ये कितने बॉडी के साथ या कितना सरफेस के साथ या कितना पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है? एक ही सरफेस के साथ कनेक्टेड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो एक ही नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक ही नॉर्मल रिएक्शन होगा। क्लियर? समझ में आया? ये सब और क्लियर होगा स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे और क्लियर होता रहेगा। यहां पे और एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज बॉडी ए and this is body B. This is body A and this is body B. और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी अगर मैं आपको पूछूं बॉडी ए पे कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा या कितना कांटेक्ट फोर्स लगेगा? आंसर इज 2। आंसर इज 2। क्यों? बॉडी ए बी के साथ कांटेक्ट पे है, बॉडी ए बी के साथ कांटेक्ट पे है, बॉडी ए इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ भी कांटेक्ट पे है, तो बॉडी ए पे कितना फोर्स लगेगा? 2। वो फोर्स किस ओर लगेगा, कैसे लगेगा, और भी हम लोग देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो बॉडी ए पे कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा? आंसर इज 2। आंसर इज 2। बॉडी बी पे कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा? आंसर इज 1। वो किसके साथ कांटेक्ट में है? सिर्फ ए के साथ, सिर्फ ए के साथ। तो बॉडी बी पे कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा? 1। लेकिन बॉडी ए पे कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा? 2, क्योंकि वो बॉडी बी के साथ कनेक्टेड है, बी के साथ कनेक्टेड नहीं, सॉरी, कांटेक्ट पे है, एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ भी कांटेक्ट पे है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो बॉडी ए पे 2 नॉर्मल फोर्स लगेगा और बॉडी बी पे 1 नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है? तो एक बॉडी पे कितना नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेस लगेगा वो डिपेंड करता है कि वो कितने सरफेस के साथ या कितना पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल फोर्स एक्ट तो करता है, समझ में आया, और कब एक्ट करता है वो भी समझ में आया, जब टच होता है दो बॉडी, जब कांटेक्ट पे आता है दो बॉडी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल फोर्स एक्ट किस ओर करता है? डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स क्या है? तो स्टूडेंट्स इस पे थोड़ा ध्यान देना है, नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, परपेंडिकुलर टू द surface in contact, perpendicular to the surface in contact. Clear students? Clear? यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नॉर्मल फोर्स है मैंने इस सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या ये वाला, दोनों एक ही बात, ये वाला या ये वाला, clearly you can see that the direction is perpendicular to the surface in contact. तो आपको ये बात याद रखना है, कि नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट पे है उसके परपेंडिकुलरली एक्ट करता है कौन? नॉर्मल फोर्स, ठीक है? ये है सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ये है सरफेस इन कांटेक्ट, इसके साथ नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा एंगल। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स, अच्छा ठीक है, सबसे पहले इसको और एक क्लियर कर लेता हूं, और एक एग्जांपल लेके क्लियर कर देता हूं। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है। और एक एग्जांपल,
ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस और इसमें एक वॉल भी है. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये एक वर्टिकल वॉल है. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो नो. एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इट्स वेरी इजी. ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पे एक रॉड है ऐसे. ठीक है, सो दिस इज अ रॉड, ब्लू वन. ठीक है, ये ब्लू कलर का जो है वो एक रॉड है मान लेते हैं. क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन इस रॉड पे कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा? इस रॉड पे कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा? तो आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 2. ये रॉड इस सरफेस के साथ कांटेक्ट पे है और इस सरफेस के साथ भी कांटेक्ट पे है. ये रॉड इस सरफेस के साथ कांटेक्ट पे है और इस सरफेस के साथ भी कांटेक्ट पे है. तो इस रॉड पे कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन बोलिए. तो अभी अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा दिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट. मतलब इस रॉड पे यहां पे नॉर्मल फोर्स इस ओर लगेगा. दिस इज द सरफेस इन कांटेक्ट. तो इस रॉड पे इस पॉइंट पे, इस रॉड पे इस पॉइंट पे कांटेक्ट है ना, यहां पे कांटेक्ट है मतलब नॉर्मल फोर्स आएगा. इस रॉड पे इस पॉइंट पे किस ओर नॉर्मल फोर्स लगेगा? इस ओर. परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. क्लियर? क्लियर? और यहां पे किस ओर लगेगा? यहां पे किस ओर लगेगा? इस ओर. परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसको मैंने N1 लिखा और यहां पे जो होगा उसको मैंने N2 लिखा. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट और एक सिचुएशन देखते हैं, और एक सिचुएशन देखते हैं. इसको रफ कर देते स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है, क्लियर हो जाएगा. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. तो यहां पे एक रॉड है. ठीक है, सो दिस इज अ रॉड. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज अ रॉड. अभी आपको सबसे पहले तो ये बोलना है कि इस रॉड पे कितना नॉर्मल लगेगा, कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा. आंसर इज 2. यहां पे एक बार कांटेक्ट पे है, यहां पे एक बार कांटेक्ट पे है, तो 2 लगेगा. वेरी गुड. नेक्स्ट, नॉर्मल फोर्स किस ओर लगेगा? ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. यहां पे तो लगेगा इस ओर. क्लियर? सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर. नाउ माय क्वेश्चन इज यहां पे किस ओर लगेगा? अब बोलोगे सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पे तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ही नहीं, यहां पे तो कॉर्नर है. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, दिस इज द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, लेकिन यहां पे तो कॉर्नर है, कॉर्नर है, पॉइंट है. यहां पे सरफेस इन कांटेक्ट में है या पॉइंट इन कांटेक्ट में है? एक तो पॉइंट है ना, ये कॉर्नर है स्टूडेंट्स. जैसे कि यहां पे देखिए, दिस इज सरफेस इन कांटेक्ट. इस रॉड के साथ इस पॉइंट पे सरफेस इन कांटेक्ट है. समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे सरफेस इन कांटेक्ट कहां पे है? तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 देखते हैं. पॉइंट नंबर 2 मतलब इसी का ही नेक्स्ट. तो ध्यान से एक बार, ध्यान से, नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट. जैसे कि यहां पे सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर. क्लियर? नाउ इफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इफ perpendicular to the surface of contact cannot be drawn. जैसे कि यहां पे surface of contact ही नहीं है. यहां पे आपको कहां surface of contact दिखा? This is the surface of contact. यहां पे है surface of contact? नहीं है, ये तो corner है. So if perpendicular to the surface of contact cannot be drawn, अगर आप perpendicular to the surface of contact draw नहीं कर पा रहे हो,
then the normal force will act perpendicular to the surface of the body. Here the body is rod. Here the body is a rod. अगर perpendicular to the surface of contact आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो बॉडी का परपेंडिकुलर लगेगा, बॉडी का परपेंडिकुलर लगेगा. द नॉर्मल फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी. और इस सरफेस का परपेंडिकुलर किस ओर है? इस ओर. समझ में आया? इसको आप N1 लिख लीजिए, इसको आप N2 लिख लीजिए. समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन यहां पे सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये सरफेस नहीं है. यहां पे आप नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर मैं पूछूंगा आपको इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, कैसे ड्रॉ करेंगे आप? इस पॉइंट का नॉर्मल होता है क्या? नहीं होता. तो इफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी ड्रॉन, द नॉर्मल फोर्स विल एक्ट, द नॉर्मल फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी. अगर आप कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो बॉडी के परपेंडिकुलर के ओर होता है कौन? नॉर्मल. क्लियर स्टूडेंट्स? ये चीज क्लियर होना चाहिए. ठीक है. बोर्ड एग्जाम्स का जो स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक होता है, मैक्सिमम बुक्स में ये पॉइंट एडेड नहीं होता है. ठीक है. तो आपको ये चीज पता होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स? सो यहां तक क्लियर? नॉर्मल फोर्स क्लियर ना स्टूडेंट्स? एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ही बोल सकते, देख लेते हैं. इट इज फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है. उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम समझने के लिए, जिसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग FBD भी कहते हैं, सिंपली FBD. तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. सो फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस पे एक बॉडी है A. इस पे एक बॉडी है A. ठीक है. जिसका मास मान लेते हैं M और इसका नाम है A. इस बॉडी का नाम क्या है? A. ठीक है स्टूडेंट्स. अभी अगर मैं बोलूं कि मुझे इस फ्री बॉडी, इस बॉडी का, ये बॉडी जिसका नाम है A, इस बॉडी का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको ये बोलूं या मुझे इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना हो तो इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल. थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट. सबसे पहले तो आपको बॉडी को फ्री करना है. फ्री कर दिया यहां से. ठीक है. और आपको इस बॉडी पे वो सब फोर्स ड्रॉ करना है जो जो फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जो जो फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है. लैंग्वेज पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स. एक बॉडी को फ्री करके उस पे वो सब फोर्सेस दिखाना, वो सब फोर्सेस दिखाना, वो हर एक फोर्सेस दिखाना जो इस बॉडी पे एक्ट कर रहा हो. उसी फिगर को हम लोग कहते हैं, उसी डायग्राम को हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. जैसे कि इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं. ठीक है. सो ध्यान से सुनना है. इट्स वेरी इजी. सो दिस इज बॉडी A जिसका मास है M और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पे डाल देता हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा. ध्यान से स्टूडेंट्स, ध्यान से ध्यान से ध्यान से. तो सबसे पहले क्या ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? क्या ये बॉडी, उसका वेट है? ऑब्वियसली हर एक बॉडी का वेट होता है, हर एक बॉडी का वेट होता है. यस और नो? तो इसका मास अगर M है तो इसको वेट कितना होगा? mg. क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है कि नहीं? यस. या आप ऐसे बोल सकते इस बॉडी का वेट है कि नहीं? यस. जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इस बॉडी पे, उसी को हम लोग कहते हैं इस बॉडी का वेट. और किस ओर एक्ट होता है? नीचे.
तो इस बॉडी पे नीचे की ओर mg एक्ट हो रहा है। क्लियर, समझ में आया? सो दिस इज वेट। नेक्स्ट क्या और कोई फोर्स इस बॉडी में एक्ट हो रहा है? यस, कौन सा? स्टूडेंट्स, ये बॉडी इस सरफेस के साथ कांटेक्ट पे है। ये बॉडी इस सरफेस के साथ कांटेक्ट पे है। ये बॉडी बेसिकली इस सरफेस के साथ कांटेक्ट पे है। तो कांटेक्ट पे अगर होगा तो क्या फोर्स होगा? क्या फोर्स एक्ट करता है? यस, वेरी गुड, इट्स नॉर्मल फोर्स, या उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला बॉडी, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये वाला बॉडी इस पे ईसोर लगा रहा है N, और ये वाला सरफेस इस पे ईसोर लगा रहा है N। क्लियर? ये वाला बॉडी इस सरफेस पे ईसोर एक्सर्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये वाला सरफेस इस पे ईसोर एक्सर्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? क्या और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है इस पे? आंसर इज नो। दैट मीन्स this one, this is the free body diagram of A। स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने? फ्री बॉडी डायग्राम। एक बॉडी को फ्री करके सिर्फ ये दिखाना कि उस बॉडी पे क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, एरो के मदद से डायरेक्शन के साथ ये दिखाना कि उस बॉडी पे क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहा है। That diagram is known as free body diagram. Simple. Clear students? Clear? बहुत सारा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आज कुछ सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स? एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज ऑन ए टेबल। सिंपल। सो ये एक टेबल है, एक टेबल है जिसपे एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है? 2 kg। क्लियर? इसका मास क्या है? 2 kg। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। वेरी इजी। तो ये है बॉडी, ध्यान से स्टूडेंट्स, ये है बॉडी जिसका मास क्या है? 2। तो मास m होने से वेट होता है mg, तो मास 2 kg होने से वेट क्या होगा? 2g। तो इस बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग वेट कहते हैं। कितना? mg, 2g। क्लियर? नेक्स्ट, ये वाला बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन देगा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो नॉर्मल रिएक्शन किस ओर है? इस ओर, ऊपर की ओर। तो आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, या आप यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन मेंटेन करना है। आप चाहो तो नीचे भी, ऐसे भी नीचे भी डाल सकते हो, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन n लिख के, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, क्लियर? इसको उठा के आप यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये वाला बॉडी ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर दिया n, और हॉरिजॉन्टल सरफेस ने इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन दिया n। ऑब्वियसली दोनों n होगा, क्योंकि एक्शन हैज टू बी इक्वल टू रिएक्शन, है कि नहीं? इसने हॉरिजॉन्टल सरफेस में कितना नॉर्मल रिएक्शन दिया? n, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया? n। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द गिवन ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट, इफ द सिस्टम इज मूविंग अप विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सिस्टम अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन।
if the system is accelerating in the upward direction with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड, उसका मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है. वेरी इजी, वेरी इजी. हम लोग यूज करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ. नेट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन. किसोर एक्ट कर रहे, किसोर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये वाला इक्वेशन along this direction, along this direction. Clear students? Clear? तो net force क्या होगा along this direction? Net force along this direction क्या होगा? N minus mg या N minus 2g. m तो 2 kg है. Clear? समझ में नहीं आया? First of all, ये दोनों सब्ट्रैक्ट तो होगा, ये तो क्लियर है, बिकॉज दिस टू वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस टू फोर्सेस आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा. वाई n माइनस 2g? बिकॉज जीसॉर का एक्सीलरेशन ऊसॉर का नेट फोर्स, जीसॉर एक्सीलरेशन ऊसॉर नेट फोर्स, तो ईसॉर नेट फोर्स क्या होगा? n माइनस 2g. क्लियर? समझ में आया? इक्वल्स टू मास, मास कितना है? 2 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है? 2. सो नेट फोर्स along this direction is equals to mass multiplied by acceleration along this direction. Clear? समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? अब तो n निकल के आ गया. Acceleration due to gravity is 9.8, लेकिन इसको हम लोग 10 पकड़ सकते हैं. So implies n equals to 2 multiplied by 10, 20 हो जाएगा, उधर जाएगा, -20 है, उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा. ये 4, 20 + 4, 24 न्यूटन. क्लियर? समझ में आया? तो ये वाला भी सॉल्व हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? आया? कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं. ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से. नंबर सी. If the system is moving up with constant velocity, with constant velocity, with constant velocity 4 मीटर पर सेकेंड, इस बार सिस्टम फिर से ऊपर ही जा रहा है. System is moving upward, but velocity is constant. Velocity is constant. Find normal reaction. Students, velocity constant, or you can say there is no acceleration. Clear ना? Velocity constant मतलब क्या? There is no acceleration. Along this direction there is no acceleration because velocity is constant. Velocity is not changing. So along this direction there is no acceleration. And if there is no acceleration, if there is no change in velocity, सो नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए. नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए. स्टूडेंट्स, फास्ट लो, लॉज ऑफ मोशन का फास्ट लो क्या कहता है? लॉज ऑफ मोशन का फास्ट लो क्या कहता है? कि अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स आएगा, अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स आएगा तभी जाके वो एक्सीलरेट करेगा या उसका वेलोसिटी चेंज होगा. एक बॉडी पे अगर एक नेट फोर्स आएगा तभी जाके उसका वेलोसिटी चेंज होगा, या आप बोल सकते हो एक्सीलरेट करेगा. फास्ट लॉ में क्या कहता है बेसिकली? कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट बेसिकली मीन्स, जो बेसिकली ये समझाता है कि उस बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं है, उस बॉडी पे कोई भी नेट फोर्स नहीं है. समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया? अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पे कोई भी नेट फोर्स नहीं है. समझ में आया? आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया? और अगर उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या आप बोल सकते हो एक्सीलरेट हो रहा है,
इसका मतलब है कि उस पे नेट फोर्स है। तो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखना है, इफ देयर इज एक्सीलरेशन तब जाके उस पे एक रिजल्टेंट फोर्स आता है। क्लियर क्लियर। और इफ देयर इज नो एक्सीलरेशन, दैट बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उस पे नेट फोर्स कितना होना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 0। उस पे फोर्स आ सकता है, 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स एक्ट हो सकता है उस बॉडी पे, लेकिन नेट फोर्स कितना होना पड़ेगा? 0 इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सच में आ गया? तो यहाँ पे फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स, यस इस बॉडी पे 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, वन इज नॉर्मल रिएक्शन, अनदर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग वेट कहते हैं। यस इस बॉडी पे 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? 0, बिकॉज देयर इज नो एक्सीलरेशन इन दिस बॉडी। क्लियर? समझ में आया? तो नेट फोर्स 0 कब होगा? when these two force becomes equal and opposite। तो ऑपोजिट में तो है ही, अभी क्या होना बाकी है? इक्वल। इन दोनों फोर्स का नेट 0 कब होगा? when they are equal and opposite। ऑपोजिट तो दिख ही रहा है, तो इक्वल भी होना पड़ेगा। सो n equals to 2g, so implies n equals to 2 multiplied by 10, it's 20 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन यानी कि सी सॉल्व हो चुका है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर डी देखते हैं। इफ द सिस्टम इज मूविंग डाउन विथ रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तो मान लेते हैं सिस्टम इज मूविंग डाउन with acceleration a, system is moving down with acceleration a। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। तो इस बार एक्सीलरेशन किस ओर है? मैंने माना नीचे की ओर, कितना? a। तो नेट फोर्स किस ओर होना पड़ेगा? जिस ओर एक्सीलरेशन उस ओर, जिस ओर एक्सीलरेशन उस ओर। तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स along vertical direction is equals to mass multiplied by acceleration। Clear? जिस और नेट फोर्स उस और एक्सीलरेशन, ठीक है ना? जिस और एक्सीलरेशन उस और का नेट फोर्स, ठीक है? सो इम्प्लाइज नेट फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन किस और है? नीचे, तो नेट फोर्स किस और? नीचे। तो इट्स 2g माइनस n। क्लियर ना? 2g minus n, this is the net force along downward direction along the acceleration। clear is equals to mass तो 2 kg था, multiplied by acceleration। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे तो रिटार्डेशन बोला है, तो एक्सीलरेशन की जगह पे कितना बिठाएंगे? -2। रिटार्डेशन इज बेसिकली नेगेटिव एक्सीलरेशन, राइट। मैंने तो एक्सीलरेशन बोला था, लेकिन यहाँ पे तो रिटार्डेशन बोला है, तो कितना बिठाएंगे? -2। अभी तो आप n निकाल लोगे, सो इम्प्लाइज ये वाला चीज समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया कि नहीं? व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सबट्रैक्ट तो होगा। अगर नेट फोर्स इस ओर होना है, नीचे होना है, तो क्या होगा? 2g माइनस n होगा। क्लियर? समझ में आया? सो 2 मल्टीप्लाइड बाई g इज 10 ओनली, बेसिकली मतलब अप्रोक्सीमेटली 10, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 माइनस n नॉर्मल रिएक्शन माइनस 4। क्लियर? सो इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 20 प्लस 4। सही है क्या? हाँ सही है। इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 24 न्यूटन। न्यूटन को हम लोग कैपिटल N से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे n इक्वल्स टू 24 n लिखूंगा। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू 24 न्यूटन,
लेकिन देखने में तो n इक्वल्स टू 24n है ना, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स। आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से देख के आना है। नेक्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे, और टेंशन एक फोर्स है और एक फोर्स है टेंशन, उसके बारे में समझेंगे। सो टेंशन के बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास, और सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये वाला क्लास अच्छी तरह से देख के आना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।